Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज अमित सुतार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। वंस अगेन मैं नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर एक और अध्याय, एक और चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसका 1 शॉट वीडियो जस्ट 1 डे पहले आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं अपन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके बच्चों। देखिए पहली DPP जो 1 है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस सिंथेसिस के स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं, ओके बच्चों। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखें अपन। द स्टैंडर्ड 1 kg मास इज अटैच्ड टू ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज रिलीज्ड इफ द मास इनिशियली हैज द एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके बच्चों। अब देखिए स्प्रिंग के साथ में क्या होता है बच्चों, जब स्प्रिंग असंपीड़ित अवस्था में होती है तो ये अपने नेचुरल लेंथ में, मतलब प्राकृतिक लंबाई में होती है। जब संपीड़न बोल रखा है तो आपने कुछ ऐसे इसको व्यवस्थित किया हुआ है, जैसे यहाँ पे अब इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई L0 - x। ये जो x जो आपने इसको संपीड़न दिया है, ये x संपीड़न दिया है, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग फोर्स की बात करोगे तो kx की फॉर्म में आएगा, ये इस तरफ, ठीक है। और टोटल स्प्रिंग फोर्स की ही बात कर रहा है तो ये किसके इक्वल आएगा, ma। मास आपको कितना दे रखा है बच्चों, 1 kg, और एक्सेलरेशन 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 5.6 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बच्चों। आगे चलें, चलिए अब देखिए टू फोर्सेज, वन विद मैग्नीट्यूड ऑफ 3 न्यूटन एंड अदर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। 2 फोर्स आपको दे रखे हैं 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। अब इन चारों जो डायग्राम्स हैं इनमें से ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पे, ऐसी कौन सी स्थिति है, परिस्थिति है जहां पे जो अपने पास एक्सेलरेशन आएगा, जो त्वरण आएगा, वो क्या हो, न्यूनतम हो, ठीक है बच्चों। क्या हो बच्चों, न्यूनतम। अब आप ध्यान से देखिए इस केस की जब आप बात करते हो, जब आप इस केस की बात करोगे तो 5 - 3 नेट फोर्स, क्योंकि देखिए जो इक्वेशन आप लिखते हो F = ma, ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है F net = ma, ठीक है। यहाँ पे F net आता है, मतलब आपको यदि 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स दे रखे हैं तो आपको उसका नेट निकालना पड़ेगा कि टोटल फोर्स कितना जनरेट हो रहा है। और उस नेट निकालने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सदिश योग, ठीक है।
वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो वेक्टर एडिशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो इस कंडीशन के अंदर जस्ट अपोजिट में दे रखे हैं, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि फर्स्ट केस के अंदर कितना आएगा 2 न्यूटन फोर्स, ठीक है। सेकंड केस की बात करूं तो 3 न्यूटन ऊपर की तरफ 5 न्यूटन उधर की तरफ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, cos 90 डिग्री रखोगे वैल्यू 0 आएगी। थर्ड केस की बात करूं किसी एंगल के ऊपर दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में cos थीटा, तो किसी एंगल के ऊपर, ठीक है। फोर्थ केस की जब मैं बात करूंगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर सकता हूं। अब मुझे आप बताइए इनमें से सबसे न्यूनतम कौन है, 2 न्यूटन। मास तो अपने पास इसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मास तो सेम ही रखेंगे, ठीक है। तो सबसे कम त्वरण कौन देगा मुझे, जिसका फोर्स F नेट सबसे कम मुझे प्राप्त होगा, तो फर्स्ट विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आगे चलें। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है बच्चों। एक वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर स्थिर है, इस पर क्षैतिज बल F लगाया जाता है, यह बल त्वरण उत्पन्न करेगा, ठीक है। दिस फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ओनली इफ F इज लार्जर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, गलत। ओनली वाइल द ऑब्जेक्ट सडनली चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, गलत। ऑलवेज, क्या सही होगा इसका, ऑलवेज, क्योंकि बच्चों वेट वाला जो ऑप्शन है, वेट हमेशा नीचे की तरफ वर्क कर रहा है आपका mg, इस तरफ आपने यदि फोर्स लगाया है तो हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन तो त्वरण तो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए सर्कस परफॉर्मर ऑफ वेट W इज वॉकिंग अलोंग ए हाई वायर एज शोन, द टेंशन इन द वायर इज। अब देखिए ध्यान से, बेसिकली जो सर्कस के अंदर परफॉर्मर होता है वो एक वायर के ऊपर ऐसे वॉक करता है आपके, ठीक है। यहां पे वो वॉक करेगा। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इस वायर को ऐसे शो करूं तो, ठीक है, यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, ओके बच्चों, और इधर इसका वेट mg W लग जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा, तो T cos थीटा ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो किसके इक्वल ही आएगा, इस तरफ जो बनेंगे वो क्या बनेंगे 2T cos थीटा 2T sin थीटा, ओके बच्चों, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा तो ये वाले कंपोनेंट बनेंगे, ये क्या बनेंगे 2T sin थीटा, तो 2T sin थीटा इक्वल टू W, तो T इज इक्वल टू W अपॉन में 2 sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ये जो थीटा है यहाँ पे गेम चेंज होगा थोड़ा सा, कैसे, ये जो थीटा है ये ऐसा नहीं होता कि 30 डिग्री पे है 45 डिग्री पे है, ये थीटा आपने कभी इनको वॉक करते हुए देखा हो तो ये थीटा बहुत कम बनता है, ठीक है। यदि ये थीटा बहुत कम बनेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.3 0.5, मतलब 0.3 या 0.2 के आसपास आएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ टेंशन जनरेट होगी वो W से अधिक जनरेट होगी, ठीक है ना बच्चों, W से अधिक जनरेट होगी टेंशन, बात समझ में आ रही है, W से टेंशन अधिक जनरेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बात समझ में आ गई। ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटा लेंगे, जब साइन थीटा छोटा होगा तो ये क्वांटिटी होल में बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, ठीक है, तो W से ज़्यादा आएगी टेंशन। आगे चलें, चलिए। ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ, एक क्लिफ की एज से एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है बच्चों, नीचे की तरफ थ्रो किया गया है विद एन इनिशियल स्पीड दैट इज 3 टाइम्स द टर्मिनल स्पीड। अब इस वर्ड को ध्यान रखिए, ठीक है, अंतिम वेग का 3 गुना है तो इसका प्रारंभिक त्वरण क्या है, ठीक है। अंतिम वेग जो है उसका 3 गुना से फेंका है इसको, जैसे आपके यहाँ पे 3v ले लीजिए और नीचे जब ये पहुँच रहा है तो इसका क्या हो जाएगा v, ठीक है बच्चों। अब पहले वेग ज़्यादा था, बाद में वेग क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टोटल कि ऊपर की तरफ यदि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन फेंकते, याद कीजिए यदि u = 0 से फेंकते थे तो ये h हाइट ट्रेवल कर जाने के बाद में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी मिलती थी 2gh, जो कि इससे ज़्यादा होती थी, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको फेंका है 3v से, जो अंतिम वेग का कितना है 3 गुना है। यदि ये अंतिम वेग का 3 गुना है तो इसका मतलब ये है ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है, इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है, रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है। या आप बोल सकते हैं मंदन बल, मतलब कोई ना कोई मंदन बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है।
तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऊपर की ओर जी से अधिक कोई ना कोई बल है, जो प्रारंभिक त्वरण है, ये ओनली त्वरण की बात कर रहा है, तो ऊपर की ओर जी से अधिक, ऊपर की ओर जी से कम। यदि ऊपर की ओर जी से कम होगा, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स वर्क कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, यदि ऊपर की ओर आपने ए डैश लिया है और नीचे की तरफ आपने जी लिया है, यदि ऊपर की ओर जो त्वरण लग रहा है मंदन की फॉर्म में, यदि ये जी से कम होगा तो इन दोनों का नेट जो है, इन दोनों का कुल जो है प्रभाविक जो है, ठीक है, वो कितना आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसीलिए इस मंदन को जी से ज्यादा ही होना पड़ेगा। यदि नेट जो इफेक्ट है, कुल इफेक्ट, इसको क्या देना है कि वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, तो ऊपर की ओर जी से अधिक विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड तो हो नहीं सकता, डाउनवर्ड जब होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, डाउनवर्ड जब होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे अंतिम जो वेलोसिटी है वो 3v से ज्यादा आनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ ही होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है, और लेस देन जी होगा तो नेट जो है इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ऊपर की तरफ होगा और जी से ज्यादा होगा, पहला विल बी योर राइट आंसर। आगे चलें। अब देखिए, द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सारी चीजें लिख लीजिए फटाफट, 20 × 10⁻³ kg, ठीक है। स्पीड क्या है, 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। एज इट पेनेट्रेट इनटू ए वुड फॉर डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। इसका कहने का अर्थ ये है कि कोई गोली है, ठीक है ना, कोई बुलेट है, वो एक वुडन के अंदर, एक वुडन ब्लॉक के अंदर 12 सेंटीमीटर तक पेनेट्रेट कर जाती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसने विरामावस्था तक लाने के लिए औसत बल कितना प्रोवाइड किया इस तरफ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, v² = u² प्लस में 2as, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। यदि मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूं तो अंतिम वेग क्या है इसका, 0। ये तो प्रारंभिक वेग मेरे को दे रखा है। और अब देखिए, जो a जो आपके निकल के आएगा, ठीक है, a निकल के क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का v² में 2s, ठीक है। ये तो आपके पास a निकल के आ गया, इसको यहीं रखे रहिए, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को, फोर्स निकालना है। तो फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, ma, तो क्या हो जाएगा, -20 × 10⁻⁻3, ठीक है ना, -3 इंटू में, माइनस का साइन तो पहले मैं ले लिया, 250 इंटू में 250 अपॉन में 2 इंटू में 12 इंटू में 10⁻⁻²। एम के सिस्टम में सॉल्व करना होगा आपको। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू आएगी आपके -5.2 इंटू में 10⁻³ न्यूटन। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेसेसरी, ठीक है, आवश्यक औसत बल कितना है विरामावस्था तक लाने में। तो ये क्या ले रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहा है, ठीक है ना। इसने ये मान लिया है कि ये जो बल लग रहा है वो गति की उल्टी डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो जब ये मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एट ए रेट ऑफ m kg/s। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इज। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फोर्स की जो इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया था वन शॉट लेक्चर में, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, dp/dt, चेंज इन रेट, या फिर इसको यदि इंटरवल ज़्यादा हो तो ΔT भी लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, यदि p की जगह में रख दूँ mv, ठीक है, तो अपन जो लेके चलते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट लिया जाता है, तो अपन ये लेके चलते हैं कि मास उसका कांस्टेंट है, ठीक है। मास क्या है बच्चों, उसका कांस्टेंट है। तो मास जब कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, mdv/dt। लेकिन यदि मास वेरिएबल हो, यदि मास वेरिएबल हो तो v dm/dt। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फोर्स के लिए v dm/dt लेना होगा। v कितना दे रखा है, और देखिए ध्यान से, m जो आपको दे रखा है उसकी यूनिट क्या है,
kg पर सेकेंड, तो ये रेट दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा mv। बात समझ में आ रही है? सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये रेट ही दे रखी है, इसको dm/dt नहीं करना है क्योंकि kg पर सेकेंड पहले से दे रखा है। आगे चलें, चलिए अब देखिए, इफ 3 फोर्सेज F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन इक्विलिब्रियम। अब सारे इक्विलिब्रियम की साम्यावस्था की कंडीशंस की बात कर रहे हैं अपन। यदि इनके बीच में जो कोण बन रहा है उनका रेशियो ये है, तो फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो मुझे आप एक चीज बताइए, जब भी आप रेशियो लिखते हो याद कीजिए 8/9 की, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टीज, कि यदि मैं 3x इसके साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं जो तीनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इन सारे एंगल्स का योग क्या 360 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। मेरे को पर्टिकुलर क्या करना है, यहां से देखिए आप, ये आ जाएगा 12x = 360 डिग्री, तो x आ जाएगा मेरा 30 डिग्री। तो मेरे पास अब एंगल कितना आ जाएंगे, देखिए F1 एंड F2 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका रेशियो कितना है 3, तो वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी 90 डिग्री। F2 एंड F3 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है 4 रेशियो में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 120। एंड F3 एंड F1 की बात जब मैं कर रहा हूं तो 5 इंटू में 30 करूंगा तो 150 डिग्री। ठीक है, अब सबसे इजी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी 3 फोर्स हो तो लामी थ्योरम आप लगा दीजिए। अब देखिए डायग्राम बना लीजिए आप। सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। ओके बच्चों, F1 F2 के बीच में बताइए कितना एंगल है 90 डिग्री। F1 F3 के बीच में कितना एंगल है 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अब देखिए लामी थ्योरम लगा दीजिए, F1 अपॉन में साइन 120 डिग्री, F2 अपॉन में साइन 150 डिग्री, F3 अपॉन में साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब 120 को मैं क्या लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दूं √3/2 इक्वल टू F2 1/2 इक्वल टू F3 साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू 1 होती है। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों इक्वेशंस के अंदर। जब मैं तीनों के अंदर जो इक्वल टू में आ रही हैं, तीनों इक्वेशन जो दे रखी हैं अपने को, ये 1, 2 एंड 3 जो इक्वल आ रही हैं, इन तीनों में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 2 आ जाएगा। तो F1 अपॉन में √3, F2 अपॉन में कितना 1। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 1, F2 अपॉन में 1 एंड F3 अपॉन में 2। तो √3 रेशियो 1 रेशियो 2 दैट विल बी योर आंसर। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ब्लैक कलर सीन हो रहा है एकदम इजीली। ओके, आगे चलें बच्चों। इस क्वेश्चन में द पोजीशन टाइम प्लॉट फॉर 400 ग्राम ऑब्जेक्ट आर शोन। ठीक है, तो मास मेरे को कितना दे रखा है 400 ग्राम्स, तो क्या मैं इसको 0.4 kg लिख सकता हूँ? ठीक है, अब इम्पल्स की बात जब भी ये करता है या फिर ये आवेग की बात कर रहा हो तो ये पर्टिकुलर कहना क्या चाह रहा है चेंज इन मोमेंटम। क्या कहना चाह रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए ध्यान से 0 सेकेंड की जब मैं बात करूंगा तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, P इनिशियल यहाँ पे 0 होगा और P फाइनल मेरे पास क्या होगा m कितना है 0.4। और पोजीशन टाइम ग्राफ स्थिति समय आरेख की ढाल मेरे को क्या देती है वेलोसिटी। तो देखिए ढाल कितनी आएगी tan थीटा देखोगे तो 12/3। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये 12/3 तो 12/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.6 न्यूटन सेकेंड। ओके बच्चों, 1 सेकेंड के ऊपर देखिए 1 सेकेंड के ऊपर ये यहाँ पे होगा तो कोई चेंज इन मोमेंटम हुआ नहीं तो 0। 3 सेकेंड की बात करते हैं, 3 सेकेंड के अंदर P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देखिए P फाइनल 3 सेकेंड में 0 आएगा। 3 सेकेंड में जस्ट देखो
3 सेकेंड की जब बात कर रहा है तो मतलब 3.001 सेकेंड और 3.001 सेकेंड की बाद की और 0.001 सेकेंड पहले की, बस वहाँ की कंडीशन आपको देखनी है। तो पी फाइनल की जब आप बात करोगे 3.001 सेकेंड की आगे की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और इनिशियल कितना था इसके पास मोमेंटम 1.6 न्यूटन सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 1.60 एंड माइनस 1.6। ओके बच्चों, तो फोर्थ विल बी योर आंसर। आगे देखें। अब देखिए पेंडुलम दे दिया है अपने को। हमेशा डायग्राम बना लेना चाहिए भाई, शीट कभी ख़राब मत करना। ये 1 न्यूटन दे रखा है, ये आपके 2 न्यूटन दे रखा है, ये थीटा, ठीक है। टेंशन की वैल्यू निकालनी है। 2 प्रोसेस हो सकते हैं। पहला प्रोसेस डायरेक्टली देखिए, टी को बैलेंस कौन कर रहा होगा, यहाँ कोई फोर्स, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना, टेंशन आप ले लीजिए यहाँ पे, टेंशन इज इक्वल टू डायरेक्टली मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √5। सेकंड प्रोसेस किसी को लंबे मेथड से करने की आदत हो, इच्छा हो, तो यहाँ पे थीटा लीजिए। तो 2 इक्वेशन बनाइए, टी कॉस थीटा, ठीक है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब जैसा कभी भी ऐसी इक्वेशन बने तो आपको टी जब निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। और कभी भी यदि आपको tan थीटा निकालना हो तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो टी अपने को निकालना है, दोनों को जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 4 + 1। तो टी क्या आ रहा है मेरे पास √5, कितना आ रहा है √5 न्यूटन, ठीक है बच्चों। दोनों प्रोसेस मैंने बता दिए हैं, जिसको जो पसंद हो वो ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डायग्राम के हिसाब से बात करूं तो ये 70 न्यूटन, ठीक है, का ब्लॉक है एंड ये 35 न्यूटन का ब्लॉक यहां लटक रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपके पुली हो गई, ओके। करेक्ट। इफ द पुली इज मासलेस सरफेस फ्रिक्शनलेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 35 न्यूटन ब्लॉक, ओके बच्चों। 35 न्यूटन के ब्लॉक की जो आपके एक्सेलरेशन है वो ये जानना चाहता है। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मास यदि मैं लेना चाहूँ तो ये तो डायरेक्टली 35 न्यूटन है, ये तो काम आएगा अपने, इसका मास नहीं। इसका मास यदि लिखना चाहूँ तो ये 7 kg आएगा, ठीक है बच्चों। और ये कितना आ जाएगा 3.5 kg। चलो मास ले लेते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन जब भी आपको निकालना हो, ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, सिस्टम बना लेते हैं इसको, इस पूरे को सिस्टम बना लो। सिस्टम जब भी आप बनाओगे तो कितना फोर्स लग रहा है सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है 3.5 × 10, ठीक है बच्चों। और अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा, अपॉन के अंदर देखिए आप जी कितना लेना है अपने को 10 ही लेके देख लेते हैं। और 7 kg और 3.5 kg कितना आ जाएगा 10.5, ओके बच्चों। अब देखिए ये तो आ जाएगा 7 से कटेगा, 7 5 × 35 और ये आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। और 7 5 × 35 तो 5 से 3 तो कितना आ जाएगा 10/3, तो आई थिंक 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे साथ साथ में करते रहिए बच्चों, मेरे साथ साथ में करते रहिए, ट्राई करते रहिए आप, ठीक है ना। आगे चलें। अब देखिए 2 ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, घर्षणहीन दे रखी है सरफेस और 2 ब्लॉक कॉन्टैक्ट में दे रखे हैं, ओके बच्चों। अब देखिए ये ब्लॉक का जो द्रव्यमान है MA का वो कितना दे रखा है 4 kg, और इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है आई थिंक 20 kg, और इस तरफ जो फोर्स है वो लगा रखा है 36 न्यूटन, ओके बच्चों। सबसे पहले वापस वही देखो, हमेशा सिस्टम बनाना सीख लीजिए। यदि मैं इसको सिस्टम बना लेता हूँ पूरा का पूरा, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, तो अब नॉर्मल लैप्स हो गया। इंटरनल फोर्सेज जो क्रिएट होते हैं एक्शन रिएक्शन के कारण वो लैप्स हो जाते हैं सिस्टम बनाने से। जैसे सिस्टम बनाया तो अपन ए सिस्टम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए सिस्टम वो एक्सेलरेशन होगा, ये त्वरण वह त्वरण होगा जिससे ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा। देखिए ए सिस्टम जब आप निकालते हो 36 अपॉन में टोटल मास कितना है 24, 3/2 आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण आ गया, ठीक है। अब देखना जैसे यहाँ पे मैं यदि FBD बनाऊँ इसकी 4 kg की, तो इस तरफ कितना लग रहा है 36 न्यूटन, ठीक है, और इस तरफ कितना लग रहा है N नॉर्मल, और इसकी जब मैं बात करूं तो इस तरफ लग रहा है नॉर्मल
और इस तरफ इसका मास लिख दो 20 kg, और ये कितना है 4 kg। कितना है 4 kg। ठीक है बच्चों, ये है 4 kg। अब ध्यान से देखिए, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 36 न्यूटन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन 20 kg की मैं बात करूं, मैंने आपको क्या कहा, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है ए सिस्टम, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है ए सिस्टम। ओके बच्चों, ये भी ए सिस्टम से आगे जाएगा, ये भी इस सिस्टम से आगे जाएगा, तो क्यों ना मैं यही सोल्व करूं ना, क्योंकि इसको आगे कौन ले जा रहा है, नॉर्मल फोर्स ही तो ले जा रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा, नॉर्मल फोर्स इसको आगे ले जा रहा है। तो मास इनटू में 1.5, तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों 30 न्यूटन। तो फोर्स विल बी योर आंसर। चेक करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, इसको इसके हिसाब से अपन चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 36 माइनस n इक्वल टू 4 इंटू में ए सिस्टम। ए सिस्टम कितना है 1.5। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल कितना आया 36 माइनस 6। देखिए ध्यान से, आप जो चाहें वो यूज करके देख लें, मैंने दोनों बता दिए हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि इसको आगे कौन लेके जाएगा, इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स पूरे सिस्टम पे है, लेकिन जब आप एफबीडी बनाते हो तो एफबीडी बनाने के लिए मैंने स्टेप्स बताए थे वन शॉट के अंदर कि इसको एकदम अलग बना लो और इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं इसको भूल जाओ, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं सारे बना दो। तो मैंने बना दिए। इसका यदि एफबीडी बनाता हूं तो नॉर्मल इधर आएगा, तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है, इसको सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम का त्वरण कौन दे रहा है, निकाय का त्वरण कौन दे रहा है, नॉर्मली तो दे रहा है, तो भाई तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, दोनों तरीकों से आप चेक करके देख सकते हो। आगे देखिए, ए शॉर्ट 10 ग्राम स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल ए 50 ग्राम टॉय। ओके बच्चों, ये मैंने टॉय लिया और ये स्ट्रिंग, इसका मास है 10 ग्राम और ये 50 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, क्षैतिज जो सतह है जो कि घर्षणहीन है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस मीन्स घर्षणहीन। अब ध्यान रखना भाई, आगे वाले क्वेश्चन यदि फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ हो तो घर्षणहीन ही आपको लेके चलना है। इफ 3 × 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द फ्री एंड, ये जो फ्री एंड है अपना, इसके अंदर कितना फोर्स लगा दिया 3 × -2, ठीक है, 10⁻² न्यूटन, ये इतना फोर्स मैंने लगा दिया है। द फोर्स द स्ट्रिंग ऑन द टॉय एट द अदर एंड विल बी, अपने को यहां पे निकालना है फोर्स। ठीक है, अब देखना ध्यान से, सबसे पहले वापस वही सिस्टम बना लो। जैसे ही सिस्टम बनाओगे तो ए सिस्टम जो है, ए सिस्टम आपके पास कितना निकल के आएगा, फोर्स कितना लग रहा है 10⁻², और यहाँ पे क्या है 50 ग्राम एंड 10 ग्राम, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 60 ग्राम को मैं आई थिंक ऐसे लिख सकता हूँ। लिख दिया भाई ऐसे। अब देखिए, इससे ये कैंसिल आउट, ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 0 से ये वाली 0 भी उड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए वापस वही जो पहले किया था, यदि मैं एफबीडी बनाता हूं तो 15 ग्राम, जो 50 ग्राम का जो है अपना ब्लॉक, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, जो यहां पे टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, वही इसको आगे लेके जा रहा है। जो यहां टेंशन क्रिएट हो रहा है वही इसको आगे लेके जा रहा है, और वही इसको क्या दे रहा है, ए सिस्टम। निकाय का जो त्वरण है, ये जो टेंशन इसको प्रोवाइड करवा रहा है, तो मैं डायरेक्टली टेंशन क्या लिख सकता हूं 50 × 10⁻³ में 1/2। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ध्यान से, आई थिंक 2.5 × 10⁻² न्यूटन जो है आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, -5 की जगह -2। देखिए हिंदी मीडियम में सही आंसर है। बात समझ में आ गई? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। देखिए, ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg is moving with an acceleration of 1 meter per second in upward direction. Tension developed in the spring which is connected to the lift is. अब देखिए, एक लिफ्ट दे रखी है, इस लिफ्ट का द्रव्यमान कितना है, इस लिफ्ट का द्रव्यमान 1000 kg है। ठीक है बच्चों, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। ओके बच्चों, अब देखिए डायरेक्टली
यदि मैं लिखना चाहूँ, इसके मास को मैं नीचे की तरफ mg ही ले लेता हूँ। अब देखिए t माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखिए g क्या लेना है आपको 10, ठीक है बच्चों, 10 जी 9.8 क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है, तो 9.8 ही आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए t ऊपर की तरफ ज़्यादा वाला फोर्स माइनस में कम वाला फोर्स इक्वल टू जो भी आपका एक्सेलरेशन है वो, ठीक है। तो t क्या आ जाएगा m g प्लस a, m कितना है 1000, g कितना है 9.8 प्लस के अंदर 1, ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो t जो है आपका वो कितना आ जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 10.8, तो आई थिंक 10,800 न्यूटन विल बी योर आंसर, थर्ड विल बी योर आंसर। आगे चलें। अब देखिए इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट रॉकेट इजेक्ट्स 1/60 ऑफ इट्स मास विद ए वेलोसिटी ऑफ 2400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज, अब देखिए ये आपको अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा, कैसे देखना, ये रॉकेट है, ठीक है, कितना मास इजेक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर सेकंड में 1/60 m, तो बचा कितना 59/60 m आई थिंक, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, रेट है 1/60 m पर सेकेंड, ये रेट आ गई और वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो फोर्स में क्या लिख सकता हूँ 2400 इंटू 1/60 m। तो जब आप इसको देखिएगा तो ये 40 m के अप्रॉक्सीमेट आएगा, लेकिन पूछा क्या है, पूछा अपने से a है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसने ये निकाल दिया, तो बचा कितना, बचा मेरे पास 59/60 m, तो ये जो है 40 m अपॉन में 59 इंटू में 60 और नीचे m भी तो आएगा, m से m कैंसिल आउट, ये देखिए लगभग 60 के बराबर, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 41 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, 41 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 40 के आसपास लिख सकते हैं, 40 के आसपास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग आएगी ये, ठीक है। मैं तो होल कह रहा हूँ, टोटल को यदि आप ले लोगे तो 41 के आसपास आ सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। देखिए बच्चों, ए सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट ए रेट ऑफ dm/dt। अब dm/dt अपने को दे रखा है बच्चों, dm/dt जो है वो अल्फा v अपने को दे रखा है, ठीक है, वेयर m यहाँ पे क्या है, मास है, ठीक है बच्चों, किसका, सैटेलाइट का खुद का मास है, और v जो है वो क्या है, वेलोसिटी है सैटेलाइट की, और अल्फा है वो क्या है बच्चों, एक नियतांक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि वो स्वेप्ट कर रहा है, एक तो होता है इजेक्शन, वो इजेक्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे रेट से वो इजेक्ट करेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्वेप्ट कर रहा है, मतलब वो कलेक्ट कर रहा है। जब वो कलेक्ट करेगा तो होल जो इफेक्ट आएगा, होल इफेक्ट क्या आएगा इसका, माइनस अल्फा वी स्क्वायर, तो ए आप निकालोगे तो माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाय एम, होल इफेक्ट की फॉर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे मंदन का बोल रहा है तो ए का क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ले लीजिए अल्फा वी स्क्वायर बाय एम। आई थिंक यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन जो मंदन कैसे कर रहा है, अब उसका वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट थी वो ढेर सारी थी, वो धीरे धीरे उतनी डस्ट कम कर रहा है, वो खुद स्वेप्ट कर रहा है, मतलब वो खुद के पास में कलेक्ट कर रहा है, तो वो एज ए मंदन की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने माइनस का साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए आगे, अब देखिए 3 ब्लॉक ऑफ मास m1 m2 एंड m3, चलिए एकदम इजी, देखिए ध्यान से, बहुत फटाफट इसको मैं करूंगा। ये मेरे को दे रखा है T3, तो T3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 न्यूटन, ओके बच्चों। देखिए 10, 6 एंड 4, 10, 6 एंड 4, ओके बच्चों। टेंशन क्या निकालना है मेरे को, T2 निकालना है। मैंने आपको एक चीज़ कही थी, इसने तो बोला है T2 निकालना है, मैं T1 भी निकाल के दिखाऊंगा। देखिए फटाफट, सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब भी टेंशन का बोले तो टेंशन भी हमेशा वायर के अंदर या फिर आपके धागे के अंदर ऐसे ही क्रिएट होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सिस्टम लोगे तो ये टेंशन आपस में
कैंसिल आउट हो जाएगी और होल सिस्टम में ओनली मास बच जाएगा। तो आप ए सिस्टम ए निकाय ले लीजिए कि निकाय का त्वरण कितना प्राप्त होगा, कितना आएगा 40 अपॉन में 6 और 4 10 10 10 20, कितना आ जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जब T2 का बोले तो ओनली T2 से इसको भूल जाओ, अब T2 के पीछे वाला मास ले लो, कितना है 16, ठीक है बच्चों, और आगे की तरफ क्या है T2। अब इसको ए सिस्टम ए निकाय कौन दे रहा है बच्चों, फोर्स तो यहां लगा था, यहां पे T2 ही तो इसको दे रहा है, तो T2 इज इक्वल टू 16 इंटू में 2, कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको भूल जाइए, अब T1 की बात कर लेते हैं। ये 10 मैं T1 भी निकाल के बताऊंगा, मैंने आपको कहा था ये ए निकाय, ठीक है बच्चों। अब इसको निकाय का त्वरण, निकाय का एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, T1 ही तो दे रहा है, तो डायरेक्टली T1 इज इक्वल टू 10 इंटू में 2, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए 20 न्यूटन, ठीक है, और इसके लिए कितना 32 न्यूटन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल जो आपका एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, टोटल को होल मान के कंसीडर करो, ये सिस्टम निकालो, उसी एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा, ठीक है ना। जब T2 निकालना हो तो इसको भूल जाओ, अभी सारे मास को ये आगे ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है T2 ले जा रहा है, तो इस पूरे मास को सिस्टम का निकाय का त्वरण कौन दे रहा है, T2 दे रहा है, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू में सिस्टम का एक्सेलरेशन, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा T1 इक्वल टू मास इंटू में सिस्टम का एक्सेलरेशन, डायरेक्टली आंसर। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो अब 2 ब्लॉक ऑफ मास 7 kg and 5 kg are placed in contact with each other on a smooth surface। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे किया है। If a force 6 Newton is applied to a heavier mass, the force on the lighter mass will be। अब देखिए ध्यान से, लाइटर मास के ऊपर फोर्स की बात कर रहा है, ये 7 kg है और ये यहाँ पे 5 kg, ठीक है बच्चों, ये 6 न्यूटन लग गया। वापस वही सिस्टम मान लीजिए, सिस्टम मानते ही जो ये जो है फोर्स नॉर्मल ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिस्टम मान लिया अपन ने, तो यहाँ पे ए सिस्टम से खेलना है अपने को, 6 अपॉन में 7 5 12 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5 kg की बात कर रहा है ये, तो 5 kg को सिस्टम का एक्सेलरेशन दे कौन रहा है, यही नॉर्मल दे रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू में सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 न्यूटन। ओके, आगे चलें, चलिए अब यहां देखते हैं 2 बॉडीज दे रखी हैं अपने को, ठीक है, 10 kg एंड 15 kg की। अब इन दोनों स्थिति के बारे में ये बात कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट केस जो है वो टेंशन ले रहा है, इफ T रिप्रेजेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन A एंड T डैश, ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए वो यूज कर रहा है T और इस कंडीशन के लिए यूज कर रहा है T डैश। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से, कितना है 500 न्यूटन और ये 10 kg और ये कितना आ जाएगा 15 kg। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन अपन लेंगे फटाफट। इसको वापस सिस्टम मान लीजिए, टेंशन तो यहाँ क्रिएट होगा T एंड T। सिस्टम मानते ही ए सिस्टम निकाल लीजिए, मैंने बताया था फोर्स कितना आ रहा है 500 न्यूटन और अपॉन में कितना हो जाएगा टोटल मास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वापस इसकी यदि मैं FBD बनाता हूँ 15 kg की, तो ठीक है, ये 15 kg लिखा, इसको आगे लेके कौन जा रहा है, इसको ये सिस्टम कौन प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों, टेंशन ही तो प्रोवाइड करवा रहा है। तो टेंशन इज इक्वल टू 20 इंटू में 15, कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। ये तो कितना आया, फर्स्ट केस के लिए आया बच्चों। सेकंड केस के लिए बात करें, ये 10, ये 15 और ये वापस 500 न्यूटन ही लगा रखा है, ठीक है बच्चों। अब वापस जो आपके ए सिस्टम आएगा वापस यही आएगा, लेकिन अब खास बात क्या, जो T डैश है, T डैश 10 को जो दे रहा है एक्सेलरेशन ए सिस्टम का, वो कौन देगा, T डैश ही तो इसको आगे ले जाएगा, फोर्स तो यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो T डैश की वैल्यू देखिए, T डैश इज इक्वल टू मास 10 इंटू में सिस्टम का एक्सेलरेशन 20, कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों
200 न्यूटन। तो फोर्स विल बी योर आंसर। देखिए बच्चों, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ध्यान रखना भाई, सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ चुका है। हालांकि कुछ क्वेश्चन शीट के अंदर मोमेंटम के दे रखे थे और मैंने वन शॉट के अंदर मोमेंटम लिया नहीं, तो वो जो क्वेश्चन है मैं WPE के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन जब मैं लूँगा वन शॉट के अंदर, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएंगे, बहुत ईजी है। अब देखिए ये क्या मांग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ी सी टर्म आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब कभी भी पुली जुड़ी हुई हो तो देखिए 5 kg वाला ब्लॉक ये तो नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है बच्चों। दो तरीके के मेथड है, देख लीजिए ध्यान से। इसके अंदर भी टेंशन बनेगी, इसके अंदर भी टेंशन बनेगी। ये नीचे की तरफ कितना आएगा 50, ये नीचे की तरफ कितना आएगा 20, ठीक है। एक मेथड क्या है, 50 माइनस टी इक्वल टू 5a, ये पहली इक्वेशन। सेकेंड मेथड क्या है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 30/7 इज इक्वल टू a। ये तो है पहला मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड एकदम शॉर्ट यदि अपन बात करें तो देखिए ए निकालना है आपको, ये एक ही स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है तो एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर ही जाएगा। एक का त्वरण ये है तो दूसरे का भी ये होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। तो देखिए ए कैसे निकाल सकते हो आप, सपोर्टिंग फोर्स क्या है, इस तरफ यदि आपने ये फोर्स ये आपने मास ज़्यादा है तो इस तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है 50 न्यूटन का फोर्स। अपोजिंग फोर्स कौन सा है 20, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग अपॉन में टोटल मास कितना आ जाएगा 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जी की फॉर्म में लिखना है, टेंशन नहीं है, अभी के लिए अपन देखते हैं फटाफट। चलिए अब देखिए सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कीजिएगा, जो मास है देखिए m1 a1 प्लस में m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये है दो मास जो हैं उनको, उनके साथ जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसको वेक्टर की तरीके से अपन देखेंगे और अपॉन के अंदर मास का डिवाइड कर दीजिए, ये टोटल आपके सेंटर ऑफ मास हो गया एज ए होल, ठीक है। अब जब अपन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लोगे। अब देखिए m1 कितना है 5, इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो इसका a1 कितना आएगा 30/7, दोनों का यही है 30/7 प्लस में कितना आएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये नीचे की तरफ इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो ये क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये क्या लेना पड़ेगा मेरे को नेगेटिव, क्या लूँगा मैं नेगेटिव, माइनस का साइन इनटू में 30/7, ठीक है। और अपॉन के अंदर मास कितना है टोटल 7। अब देखिए 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना बच्चों, 5 माइनस 2 3, तो 3 इंटू में 30 अपॉन में 49, ओके बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 90/49, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 9g/49, दैट विल बी माई आंसर। बात समझ में आ रही है, ये सेंटर मास का फॉर्मूला है, सिंपल सा ध्यान रखना। यदि आपने एक की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो दूसरे की जब अपोजिट आ रही है तो माइनस भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए एकदम इजी है। सबसे पहले तो वापस वही सिस्टम बना लीजिए, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ठीक है बच्चों। और ये टोटल कितना है, ये भी 1 kg और ये भी 1 kg, तो टोटल आ जाएगा 2 kg। तो ए सिस्टम बनाइए, ए निकायगा कितना आएगा 10 इधर 5 इधर, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा 5 न्यूटन इस तरफ बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कंफर्म हुई। अब देखिए कोई भी एक ब्लॉक को ले लीजिए। अब ध्यान देना एक चीज़ का, ध्यान क्या देना पड़ेगा, ऐसे ये तो 5 लग रहा है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल लग रहा है इसका एंगल इसके साथ में 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये 1 kg था ही,
ठीक है, ये तो 1 kg था ही, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 60 kg कैसे लेके आए? देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, इस वाले के अंदर ये कितना है 30, इस तरह बनाइए, ठीक है, ये कितना है 90, ठीक है, अब ये कितना है 60, तो ये भी कितना है 60, तो ये यदि 60 बना रहा है इसके साथ में, तो ये वाला भी कितना बनाएगा 60। बात समझ में आ गई? 60 कैसे आया? अब कुछ नहीं करना है, अब बस इसके सापेक्ष ले लीजिए, इस तरफ आ रहा है तो n cos 60 डिग्री माइनस में 5 इक्वल टू 1 इंटू में 2.5, ठीक है, तो n/2 इक्वल टू 5 तो चला जाएगा 7.5, n इज इक्वल टू 15 न्यूटन। बात समझ में आ गई? आगे चलें। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे 10t दे रखा है, यहाँ पे 3 kg है बच्चों, और यहाँ पे 5 kg है बच्चों। अब देखिए नीचे की तरफ इसके अंदर कितना है 50, ठीक है, G10 ले रहा हूँ मैं, ये कितना है 30, और यहाँ पे कितना है t, यहाँ पे कितना है t, ठीक है। अब ये 8 सेकंड की बात कर रहा है, 8 सेकंड की जब ये बात करेगा तो f at 8 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 8 सेकेंड कितना हो जाएगा 80 न्यूटन, f 80 न्यूटन हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है, तो ये 40 न्यूटन हो गया। तो ये देखिए, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। अब ये 40 है, ये 50 है, तो ये तो हिलेगा ही नहीं, ठीक है, हिलेगा कौन? ये वाला, ये वाला जब हिलेगा तो 40 माइनस 30 अपॉन में 3, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ 40 30 माइनस 3, ठीक है ना, सॉरी 40 माइनस 30 अपॉन में 3 आ जाएगा ना। तो ये कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, इक्वेशन ये बनेगी 10t इज इक्वल टू 2t। बात समझ में आ गई? आगे चलें, आगे देखिए। अब देखिए, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ m इज लेफ्टवर्ड, ये छोटे वाला m दे रखा है, डायग्राम बना लीजिए वापस, ये 2m दे दिया, ये f दे दिया, ठीक है, ये m है, ओके बच्चों। अब ये क्या है, इस तरफ a, और यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा kx, इस तरफ क्या आएगा kx। तो यहाँ पे kx की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस एम ए, क्यों फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है, तो kx क्या आ जाएगा माइनस एम ए। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, f माइनस kx इक्वल टू 2ma। अब kx के अंदर वापस यहाँ वाली वैल्यू जब पुट करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, f प्लस ma अपॉन में 2m, ये क्या आ जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन, ये a डैश ले लीजिए, ठीक है बच्चों। 2m द्रव्यमान का त्वरण कितना है a डैश, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा a डैश। चलें आगे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये कंपोनेंट इसके साथ में ही है, स्ट्रिंग के साथ में, स्ट्रिंग के अलोंग ही लग रहा है, तो इसको आप न छेड़ें, इसको आप हिलाइए ही नहीं, इसको v ही रहने दो, ठीक है बच्चों। अब ये v डैश है, ये थीटा है, तो इसको इसके अलोंग करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा v डैश कॉस थीटा, तो v डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू v डैश इज इक्वल टू v अपॉन में कॉस थीटा विल बी योर आंसर, ठीक है बच्चों। याद रखना कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये देखिए, ये आपके एक द्रव्यमान है m3, ये यहाँ पे द्रव्यमान है कितना m1, और ये द्रव्यमान कितना है बच्चों m2। अब ये क्या कह रहा है, द रिस्ट्रिक्शन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ m3 मीन्स, ठीक है ना, मीन्स ये कि भी ये t इक्वल टू m3g आ जाए और इसका एक्सेलरेशन 0 हो, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, तो ये यदि 0 है तो क्या ये भी 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, मैंने आपको बताया था, एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, हिंदी मीडियम वाले भी देख ले नीचे, ठीक है।
एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी बच्चों, क्या बताई थी? ये आपके A है, ठीक है, ये आपके A1 है, ठीक है बच्चों, और ये आपके A2 है, ठीक है। तो A जो होगा, A इज A1 इसी डायरेक्शन में है, उसको पॉजिटिव, माइनस में A2/2। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, लेट अज्यूम, तो ये A होगा और ये भी A होगा, तो A माइनस A 0, तो A 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये T है, ये टोटल T है, तो ये कितना आएगा? T/2, ये भी कितना आएगा? T/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? T/2। अब इक्वेशन देखिए फटाफट, इसकी इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, T = m3g, ये तो डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए T/2 ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस m1g = m1a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए m2g, ठीक है, मैंने बिगरम लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा वहाँ बिगरम दे रखे हैं लेकिन आंसर स्मॉल में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिगरम स्मॉल में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप देख लेना। तो m2g, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा है तो m2g माइनस में T/2, अब T की वैल्यू रख दो, ठीक है, T की वैल्यू रख दो, इसको देखिए अब m3g/2 माइनस में m1g = m1a, सॉरी यहाँ पे a आएगा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे a है। अब देखिए m2g माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा बच्चों m3g/2 = m2a, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। g देखिए जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो g से तो g कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा m3 - 2m1, ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m2 माइनस m3 = m1/m2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, m3 m2 माइनस में 2m1m2 = m1 m2 इंटू में 2, ठीक है, अब माइनस में m1 m3, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 जो आ रहा है वो उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो m3 m2 आ गया, प्लस में m1 m3 = क्या आ जाएगा? 4m1 m2। डिवाइडिंग ऑल इक्वेशन विद m1 m2 एंड m3, जैसे ही आप डिवाइड करोगे m1 m2 m3 से, देखिए ये डिवाइड किया मैंने m1 m2 m3, यहाँ पे डिवाइड बाय m1 m2 m3 डिवाइड बाय m1 m2 एंड m3। अब देखिए m3 m2 कट जाएगा, m1 m3 कट जाएगा, m1 m2 कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास? 1/m1 + 1/m2 = 4/m3, ठीक है बच्चों। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी मेरे को फोर्थ नंबर, क्या करने के लिए? इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। समझ में आ गया होगा? आगे चलें। अब इसे देखिए, ऐसे ब्लॉक दिया हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, ऐसे दे रखा है एक पुली ऐसे, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 3 kg। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो ये कितना आ जाएगा? 2T। अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, इधर भी 2T, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यदि ये A से नीचे जा रहा है तो ये कितना है? TA, तो यहाँ पे कितना आएगा? A/2। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितना आएगा? A/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? TA, यहाँ पे भी कितना बन जाएगा? TA। अब देखिए 3g - T = 3a, ठीक है। ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि जो टेंशन है, वो जो टेंशन का रिलेशन आ रहा है उसको प्रूफ करने के लिए अपन ने एक्सेलरेशन इस हिसाब से बनाए हैं। तो 3g - T = 3a, ये तो कंडीशन आ गई। और यहाँ पे देखिए 2t = 2a/2, 2a/2, a/2, ठीक है बच्चों। तो t जो है मेरे पास कितना आ जाएगा? a/2। t मेरे पास a/2 आ गया, तो ये t मैं यहां रख सकता हूं या नहीं रख सकता? तो 3g = 3a प्लस में a/2, जैसे ये a/2 आ गया तो यहाँ क्या बन गया? 7a/2। तो
ए जो है वो कितना आ गया 6g/7। तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास 6g/7 जो आया है वो 3 kg का है। 3 kg का कितना है 6g/7, ठीक है। लेकिन जो 2 kg का है वो कितना आएगा, 2 kg का एक्सेलरेशन मेरे पास आएगा इसका बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3g/7। तो देखिए 2 kg का पहले पूछा हुआ तो 3g/7 और उसके बाद में 6g/7, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, तो आई थिंक अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट DPP 5, 6 आगे जितनी भी हैं DPP सेक्शन के लिए एक और वीडियो अपन बनाएंगे, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे करके अपन सारा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये जो प्रयास मेरा पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सिंथेसिस जो इंस्टीट्यूट का अपनी YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।